Hello students, in last video we are doing sources of business finance. Okay, so based on the nature of business finance means from where, what's the source of generation, okay, for what time it has been needed, okay, who are the owner of that fund, okay. So on these three parameters we have divided सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनांस। ठीक है, पैसा हम कहाँ से लेकर आते हैं, उसके मालिक कौन है, कितने दिन के लिए हमें पैसा चाहिए, पैसा आ कहाँ से रहा है, कंपनी के अंदर से आ रहा है या कहीं बाहर से आ रहा है। ठीक है, सो वी हैव डिवाइडेड एज यू हैव सीन इन लास्ट वीडियो ऑल्सो। सो टुडे वी विल डू trade credit and retained earning. Okay, retained earning and trade credit, one by one we will do mostly averagely all these items. Okay, debentures, loan from banks, loan from financial institutions, what is leasing, what is commercial paper, factoring. Okay, लोन फ्रॉम बैंक्स ये तो आपको पता ही है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ये एक साथ ये ओनर्स फंड के अंदर आता है। ठीक है, so today we will do what? Retained earning and trade credit. Okay. Retained earning, as word defines, earnings which has been retained in business. ऐसा पैसा जो हमने कमाया है वापस से हम बिजनेस में लगा रहे हैं। ठीक है, a company generally doesn't distribute all its earnings among the shareholders as dividends. मीन्स ओनर्स फंड्स, ये जो मालिक होते हैं जो पैसा देते हैं बिजनेस में, ठीक है, हमेशा हम प्रॉफिट उनको नहीं बांटते हैं। ठीक है, जैसे हम खुद भी अपने बिजनेस में स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है हम प्रॉफिट पूरा अलग कर लेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के एज पे। ठीक है, हमारे बिजनेस का स्टेज क्या है। ठीक है, अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हम कभी बिजनेस से प्रॉफिट को अलग नहीं करेंगे, वापस से प्रॉफिट उधर ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस फेज में है हमारा बिजनेस फर्म। ठीक है, और शेयर होल्डर्स को वो जो हम जो पैसा लगाते हैं उसके अगेंस्ट में जो रिटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सेम अगर बैंक पैसा आपको देगा और बैंक को आपको रिटर्न करना है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट। और शेयर होल्डर्स को सेम पैसा हम रिटर्न करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर? मतलब उन्होंने जो पैसा दिया है उनके बदले में हम उनको जो रिटर्न करते हैं, मेन अमाउंट है वो अलग है, वो उसको हम रीपेमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा पैसा वापस देना, बट इंटरेस्ट भी तो हमें देना, हम पैसा लेकर आए हैं। तो शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड और लोन के लिए व्हाट यू कैन से इंटरेस्ट। ओके, अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स में बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर द यूज इन फ्यूचर। नेट अर्निंग्स मतलब आप डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दीजिए, ठीक है, टैक्स भी दे दीजिए। क्लियर? जो भी आपके पेबल्स है उन सबको देने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब आपने टोटल 10,000 कमाया, उसके बाद आपको अलग अलग जैसे पेमेंट भी करना है, ठीक है, इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है, ये सब देने के बाद आपके हाथ में जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट अर्निंग्स। ओके, तो नेट अर्निंग्स बिजनेस में वापस लगाया जाता है, ये सबसे चीपेस्ट सोर्स। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम्स इन फिनांस, बीइंग इन फिनांस, रिटेन्ड अर्निंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस। सबसे सस्ता, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू टेल एनी वन। ओके, आपको कुछ अपना ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं करना है, आप पैसे आपको चाहिए जो बिज़नेस से निकल रहा है, तो हम कितना पैसा वापस से बिज़नेस में लगाएंगे ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। सपोज़ जो शेयर होल्डर्स उन्होंने बोला नहीं मुझे डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी आपकी इस तरह की है कि आपको हर साल डिविडेंड देना, यू हैव टू गिव, तो आपको तो देना होगा, तो रिटेन अर्निंग वहाँ कम बचेगा। तो ये रिटेन अर्निंग डिपेंड करता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, ये भी जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ऑल द टाइम्स यू विल गेट। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी किस तरह से है, अगर बोला गया है कि हर एक साल या 2 साल के बाद उनको देना ही है डिविडेंड, ठीक है, तो आप दोगे, वहाँ रिटेन अर्निंग आपके पास ज़्यादा बचेगा नहीं। तो ये डिपेंड इन 3 चीज़ों पर करता है। ठीक है, नाउ सी द मेरिट्स। इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ फिनांस अवेलेबल फॉर द बिजनेस, मतलब आपसे कोई मांगने नहीं आ रहा है, टेम्प्रोरी नहीं है। जैसे अगर लोन है तो लोन आपको 2 साल या 3 साल के बाद, टेन्योर के बाद आपको रीपे करना है, वापस देना है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, बट ये रिटेन अर्निंग क्या है? परमानेंट सोर्स है। क्लियर? आपसे कोई मांगने नहीं आ रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं लगता है। जैसे अगर आप 1 लाख का लोन लेकर आ रहे हैं तो उसमें, ठीक है, इंटरेस्ट भी लग रहा है। क्लियर? तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? मतलब 1 लाख तो आपको चाहिए, उससे ज़्यादा भी आप दे रहे हैं। जैसे ईएमआई पे अगर हम कुछ बाइक लेते हैं, सपोज 50,000 का है, तो 50,000 के बाद जो आप ईएमआई पे ले रहे हो वो
3,000 4,000 ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब टोटल जब आप कैलकुलेट करोगे कि ईएमआई हमने दिया, उसके लास्ट में कि कॉस्ट मेरा कितना पड़ा, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब 50,000 के लोन के लिए आपने 3,000 इंटरेस्ट दिया है, क्लियर। तो वो जो 3,000 है वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो फिनांस में पहली बार आप इन चीज़ों को देखिएगा तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करना है, वर्डिंग्स को बस समझना है वो है क्या, उसके बाद आप उन चीज़ों को एसोसिएट कर लीजिए अपने टॉपिक के साथ। फ्लोटेशन कॉस्ट बेसिकली नोन एज, जो भी कुछ हम प्रोसेस में, ठीक है, फिनांस को लेकर आने में जो प्रोसेस कराते हैं, लीगल प्रोसेस में जो पैसा खर्च होता है उसको बोलेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है। सपोज अगर हम आप इक्विटी या डिवेंचर जब हम करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा खर्च होता है, मतलब हमें बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए पैसा खर्च होता है, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका मेरिट है। एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली, मतलब अपने बिजनेस से ही आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास फ्रीडम है, आप आराम से अपने हिसाब से काम कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, फॉर टेकिंग डिसीजंस, फॉर मेकिंग पॉलिसीज़। अगर आप बैंक से लेकर आते हैं तो बैंक आपको बोलता है, ठीक है, वो कुछ एग्जैक्ट रिस्ट्रिक्ट कर देगा पॉलिसी कि सेम चीज़ें आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, ग्रो नहीं करना है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, हर जगह TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस, हर जगह आप देखोगे लगा होता है, ज़िंदगी में भी है, ठीक है। तो अगर आपका खुद का फंड है तो यू कैन यूज़ बाय योर ओन इंटेंशन विथ फ्रीडम, ओके। इट इनहेंसेस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू एब्जॉर्व अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अगर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है और अचानक से सपोज अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर, ठीक है, किसी को कुछ भी फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, तो अब इस चीज़ को लेकर चलेंगे। अगर हम अनएक्सपेक्टेड लॉस बियर बिजनेस करता है, ठीक है, तो उस समय हमारे पास कैपेसिटी रहता है कि हम बिना किसी को कुछ बोले हम उसको बियर कर सकें, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग आपके पास हमेशा, जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट में ये जो अकाउंटिंग में टर्म है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जितना आपके पास रिजर्व है, आप बैड टाइम से, पेंडेमिक, एपिडेमिक, इस तरह के इवेंट से आप आसानी से निकल सकोगे जब आपके पास रिजर्व घर में रहता है या कंपनी में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के पास रिजर्व ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे इंडिया में हमारे पास गोल्ड रिजर्व, ठीक है, फॉरेन रिजर्व पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे कंट्री की वैल्यू बढ़ी है। मतलब जितना रिजर्व रखोगे आप, हर एक इंसान इस चीज़ को जानता है कि अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर, ठीक है, हमेशा वो चीज़ें हैं, लॉस होगा। तो हमारे पास जितना रिजर्व है हम उससे बैकअप करने के लिए उतना ज़्यादा कैपेबल होंगे, तो हमारे स्ट्रेंथ को दिखाता है, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम मेरिट्स इट हैज़ सम लिमिटेशंस ऑल्सो, ओके। एक्सेसिव प्लगिंग बैक, मतलब आपने पैसा कमा लिया, वापस से उसको ही बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, आपने रिजर्व नहीं रखा, क्लियर। तो उस समय क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स, मतलब ये जो शेयर होल्डर्स है वो बोलेंगे अपने बिजनेस में पैसा वापस लगा दिया, हमने भी पैसा वापस लगाया, हमें वापस नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हर किसी को एट ए टाइम खुश नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इसी तरह से है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, इट मे हैपन, कि शेयर होल्डर्स को डिससेटिस्फैक्शन हो कि प्रॉफिट हमें नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वापस से बिजनेस में लगा दिया गया, हमें भी चाहिए कुछ, क्लियर। ये डिपेंड करता है कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी पे। इट इज़ अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट को वापस से लगाना, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तब तो हम लगाएंगे, तो ये अनसर्टेन होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर वे में, ठीक है, सीक्वेंस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी कितनी है प्रॉफिट की, ठीक है, कंटेंट कितना है प्रॉफिट का। सपोज 2-3% प्रॉफिट हुआ तो उसे वापस बिजनेस में आप लगा के क्या करोगे, ठीक है, 2-3% ही, अगर 10% होता है वो आपके लिए अच्छा है। तो प्रॉफिट कितना होता है, होता भी है या नहीं होता है, उस पर डिपेंड करता है हाउ मच रिटेन अर्निंग यू हैव और प्लगिंग बैक इनटू बिजनेस इन रिटर्न। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएट विद दिस फंड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फर्म्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्या है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सपोज मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस छोड़ के, मेरे बिजनेस में डेली सपोज
अगर टर्नओवर लेकर चलेंगे, मतलब कितने का टोटल बिजनेस हो जा रहा है, तो सपोज़ 5,000 का बिजनेस मैं कर ले रहा हूँ। उसके बदले में मैं, अब मेरी जॉब लग गई है, मैं स्कूल आके पढ़ा रहा हूँ सपोज़, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक दिन का जो कुछ भी 2,000 3,000 इस तरह से मिल रहा है। तो जो मैंने बिजनेस छोड़ा है और यहाँ पे ऑप्ट किया है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मैंने छोड़ा है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सपोज एक स्टूडेंट घर में अपने फादर को हेल्प करता है, ठीक है, इस चीज़ को समझना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। वो फादर को हेल्प करता था, अब स्कूल आने लगा, तो उसके बदले में फादर ने किसी और को रखा और उसे महीने का 5,000 देते हैं, ठीक है। महीने का 5,000 दे रहे हैं, आप स्कूल आ रहे हो, तो आपके स्कूल आने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ? 5,000, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मतलब हम जो वापस से बिजनेस में लगाते हैं, ये एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलता है कि वो सही है या गलत है। क्लियर? तो ये लिमिटेशंस फिनांस मैनेजर अपने इफ़िशियंसी पे इसको मेरिट में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, नाउ ट्रेड क्रेडिट, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। पहला हमने किया रिटेन्ड अर्निंग्स, चीपेस्ट सोर्स, परमानेंट सोर्स, ठीक है। हमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं देना है। नेक्स्ट एलिमेंट इज ट्रेड क्रेडिट, पैसा यहाँ से भी बिजनेस में मिलता है। व्हाट इज इट? ट्रेड, सेम एज वर्ड डिफाइंस, ऐसा क्रेडिट जो ट्रेडिंग के लिए मिलता है, मतलब खरीदने और बेचने वक्त। खरीदते क्या हो आप? रॉ मटेरियल। बेचते क्या हो? फिनिश्ड गुड, ठीक है। तो जब हम रॉ मटेरियल हमें क्रेडिट पे मिलता है, ठीक है, उसके रॉ मटेरियल के लिए हमें पैसा चाहिए, बट जिससे हम रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं उसी को हम बोलेंगे कि आप हमें क्रेडिट में दे दीजिए, ठीक है। बैंक से भी आप क्रेडिट ले रहे हो, जो लोन है वो भी क्रेडिट का फॉर्म है, ठीक है, कर्ज है। क्लियर? तो ट्रेड के लिए क्रेडिट लेना, ट्रेड क्रेडिट। इट इज़ एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर, मतलब अगर मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, मुझे किसी ने रॉ मटेरियल बेचा है, तो मैं उसको बोलूँगा आप मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं इसको फिनिश्ड करके, ठीक है। सपोज़ अगर मुझे पेपर, कोई पब्लिशिंग हाउस है, तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो पेपर्स, ठीक है, तो मैं उनसे पेपर्स लूँगा रॉ फॉर्म में, उसके बदले में मुझे उनको पेमेंट करना है, मुझे उस पर प्रिंट करूँगा मैं, उसके बाद बुक बनेगा, बिकेगा, तब मेरे पास पैसे आएंगे। तो मैं सामने वाले को क्या बोलूँगा, रॉ मटेरियल्स वाले को, कि आप मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे आपको दे दूंगा। यही है ट्रेड क्रेडिट। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, मुझे वही रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए था, मैं कहीं और से लेकर आता, उससे बेटर है आप जिससे ले रहे हो उसी को आप बोलोगे गिव मी सम टाइम, और आप उसको इंटरेस्ट के साथ आप उसको वापस कर दीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं भी ले रहा है। बहुत अच्छा टर्म्स एंड कंडीशंस है तो कुछ भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा, बोलेगा 30 दिन के पास आप 30 दिन के बाद आप पैसा रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है, दे दीजिएगा। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट, मतलब इमीडिएट पेमेंट हमें नहीं करना है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर, गिव इंटेंशन है। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड ऑफ बायर, बायर में ये किस तरह से जाना जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट पेबल, ये अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है। और सेम अगर जिसे दिया है, ठीक है, ये तो बायर के बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल लिखाएगा, ठीक है। और अगर सेम सेलर के बुक में क्या लिखाएगा? सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट पेबल की जगह अमाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो ये दो डुअल एस्पेक्ट है, अकाउंटिंग हमेशा डुअल एस्पेक्ट में चलता है, ठीक है, एक बायर के व्यू से और एक सेलर के व्यू से। ट्रेड क्रेडिट इज कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस फर्म्स एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग परमानेंट सोर्स है, और ये क्या है? शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग है, एक साल से कम के लिए। और वैसी बात है, कोई हमें सप्लाई कर रहा रॉ मटेरियल, तो उसने भी मेहनत किया होगा, उसे भी पैसे चाहिए, तो ये शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग है, एक साल से कम। ओके, नाउ सी सम मेरिट्स। इट इज़ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फिनांस। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन डेली हो रहा है, आप डेली रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हो, तो ये डेली बेसिस पे चलता रहता है, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट में भी readily available in case of credit worthiness of consumers is known as seller। क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आप किसी से स्टफ़ लेकर आ रहे हो, कुछ गुड्स लेकर आ रहे हो, रॉ मटेरियल्स लेकर आ रहे हो, आपने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है, आप दूसरे किसी सप्लायर के पास चले गए, आपने उसको बोला कि आप हमें रॉ मटेरियल दीजिए, आपको 1 महीने के बाद देंगे। उस रॉ मटेरियल सप्लायर्स को पता है कि आपने किसी और सेलर से भी
गुड्स लिया था, ठीक है, रॉ मटेरियल लिया था, आपने उनको पैसे नहीं दिए थे, आपको वो सप्लाई नहीं करेगा, ट्रेड क्रेडिट नहीं देगा, ठीक है, याद रखना है। सो क्रेडिट वर्दिनेस बहुत ज़रूरी है। मीन्स आप कितने दिन में सामने वाले को पेमेंट करते हैं। अगर बहुत अच्छे से पेमेंट करते हैं, आपका क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छा है, तो ट्रेड क्रेडिट आपको आराम से मिलता रहेगा, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर अपने बैक एंड को, ठीक है, मतलब आप जहाँ से रॉ मटेरियल्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ट्रेड क्रेडिट आपको मिल रहा है, मतलब आप रिनाउंड फर्म हो, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स भी अच्छा आपका होता है। मतलब कोई एक सपोज सैमसंग, ठीक है, सैमसंग से हम गुड्स खरीद रहे हैं, अगर ये हमें पता है कि सैमसंग को मार्केट में सारे जो सप्लायर्स हैं उनको आराम से ट्रेड क्रेडिट दे देते हैं, मतलब वो अच्छे से बिजनेस पक्का प्रोडक्ट बना रहा होगा उनके हिसाब से, तो सेल्स वहाँ प्रमोट होता है, ठीक है। If an organization wants to increase its inventory level in order to meet an expected rise in the sales volume in near future, मतलब हमें अगर पता है कि दिवाली में कुछ सीजनल गुड्स है जो जिनका डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक है, तो हमें उस समय ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा रॉ मटेरियल्स के लिए ज़्यादा पैसा, उस समय पैसा कैसे लेके आएंगे, तो ये उस समय आपको हेल्प करता है, ठीक है। सीजनल फ्लक्चुएशंस, सीजनल डिमांड्स के समय, सीजनल नीड्स जब फिनांस का आता है, साल भर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट जब सीज़न आता है उस समय आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल के थ्रू गुड्स बनाना है तो ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वहाँ ये चीज़ें हेल्प करती है। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। व्हाट आर चार्ज ऑन असेट्स? अगर आप लोन लेने जाओगे, ठीक है, तो आपसे कुछ मॉर्टगेज, गिरवी रखवाया जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग या कुछ मशीनरी का आप पेपर दो, उसके बदले में आपको लोन मिलेगा। ये चार्ज ऑन असेट्स लगता है कितना है, सपोज आप 1 लाख लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो जनरली बैंक्स उसका 40 to 60% का जो असेट है, ठीक है, मतलब 40,000 से 60,000 का जो असेट होगा उसको बोलेगी आप मॉर्टगेज रखिए, ठीक है। पूरा का पूरा कभी मॉर्टगेज नहीं रखा जाता है, बट ये डिपेंड करता है कि इस हमारे इकोनॉमी में कितना फंड है, ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आप जब लोन भी लेने जाओगे, ठीक है, तो कुछ अगर बहुत लोग ज्वेलरी या सब चीज़ें गिरवी रखवाते हैं, तो कितने अमाउंट का ज्वेलरी, आप अगर 1 लाख लेने जा रहे हो तो क्या 1 लाख का वो ज्वेलरी आपसे गिरवी रखवाएंगे? नहीं, उससे कम का। कभी कभी ये डिपेंड करता है दोनों पार्टीज़ पर, अगर सामने वाली पार्टीज स्ट्रांग है तो बोलेगी आप पूरा 1 लाख का जमा करो। ये डिपेंड करता है रिलायबिलिटी पे, कितना रिलायबल सामने वाला है, ठीक है। तो चार्ज ऑन असेट्स, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है, हमें कुछ गिरवी नहीं रखना है, मॉर्टगेज नहीं करना है, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस। Availability of easy and flexible trade credit facilitates may induce a firm to indulge in over trading। मतलब अगर आपको आराम से रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, ठीक है, कोई पैसा बिना पैसा दिए, तो कभी कभी क्या होता है हम ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज कर लेते हैं, और कभी भी कुछ भी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हमारे लिए नेग्लिजिबल, हमारे लिए ख़राब होती है, निगेटिव एस्पेक्ट में चला जाता है, तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग हो गई मतलब हमने ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवा लिया, हमने सामान ज़्यादा बना लिया, बट उतना मार्केट में बिका नहीं। रीज़न क्यों हमने ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवा लिया था? क्योंकि हमें आराम से मिल जा रहा था, ठीक है, हमें कुछ फिनांस अलग से नहीं देना पड़ रहा था, तो ये हमारे लिए कभी कभी रिस्क होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आपके यहाँ स्टोरेज हो जाएगी गुड्स की, क्लियर। फैक्ट्री में अगर सामान बिका ही नहीं, फैक्ट्री में ही है, तो आप नेक्स्ट प्रोडक्शन कहाँ से करोगे? पैसा भी नहीं है और स्टोरेज भी आपका बढ़ा हुआ है और वो बिक भी नहीं रहा है, ठीक है, तो ये कभी कभी रिस्की हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस के जैसा ये चीज़ें हैं, ओवर ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट, ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। लिमिटेड अमाउंट मतलब जितने का रॉ मटेरियल है उतना ही हमें पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा काम के लिए हमें कुछ भी पैसा यहाँ से नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो ये एक लिमिटेशंस है, ये लिमिट है हमारे रॉ मटेरियल्स या फिर ट्रेडिंग तक ही, ठीक है। इट इज़ जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी। ये एग्जैक्ट डिपेंड एग्जैक्ट लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप जिस पार्टी से लेकर आ रहे हो, ट्रेड क्रेडिट लेकर आ रहे हो, उससे क्रेडिट वर्दीनेस का लेवल आपका क्या है, ठीक है। मतलब 1 लाख लेकर आ रहे हो तो हो सकता है कुछ भी पैसे आपको ना ले, 1 महीने के बाद वो बोले वापस कर दोगे आप, ठीक है। समटाइम्स ही में से शायद वो बोल सकता है कि अगर आप 1 लाख का गुड्स लेके जा रहे हो, 30 दिन का समय ले रहे हो, तो मुझे 1,10,000 चाहिए,
ठीक है। तो कभी कभी ये चीज़ें, ये डिपेंड करता है कि हमारा उस पार्टी के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है, मॉनेटरी रिलेशन। सो टुडे वी विल डू व्हाट, ट्रेड क्रेडिट एंड रिटेन्ड अर्निंग. In next class we will do what, commercial paper and factoring or leasing you can say. ठीक है, okay students, see you.